हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जो आज हमने जो टॉपिक लिया है ये लिया है विज्ञान का टॉपिक, और इसमें भी भौतिक विज्ञान का हमने टॉपिक लिया है। तो जितने भी प्रश्न बने हैं 2015 से 2022 तक के सभी प्रश्न इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, और एक ही वीडियो में ये भौतिक विज्ञान वाला टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग साथ में एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें, और मेरे बताने से पहले आप उन सभी प्रश्न का उत्तर ज़रूर दें। और ये एक तरह से आपकी रिवीजन वाली वीडियो है। जितने भी प्रश्न बने हैं अभी तक वह सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि 2-3 प्रश्न देख लिए फिर बाद में वीडियो छोड़ दी तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो वीडियो आएगी वह उसमें हम जितना विज्ञान का जो टॉपिक रह गया है, यानी कि भौतिक विज्ञान आज हम कवर कर रहे हैं, और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं वह कल वीडियो आएगी, और एक ही वीडियो में वह विज्ञान के सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो परसों वीडियो आएगी उसमें हम पर्यावरण का टॉपिक लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि रिपीट हुए हैं बार बार, है ना। तो वह आपको पर्यावरण की वीडियो वह परसों अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसमें आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये हमने लिया है भौतिक विज्ञान से। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी हरमान बांडी ने, मेघनाथ साहा ने, एस चंद्रशेखर ने, या फिर जेबी नार्लिकर ने। तो किसने दी थी सबसे पहले ब्लैक होल की जानकारी? तो ये दी थी ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने। तो ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस योगदान के लिए इन्हें वर्ष 1983 में 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें जो राइट है यह ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के साथ साथ आप व्याख्या पर भी जरूर ध्यान दें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, या गोली दर्पण का? तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालकों के बगल में पीछे के ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए लगाया जाता है। तो इसमें जो राइट है यह ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, ब्राउनी गति के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, या फिर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए? तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। तो वर्ष 1921 में, वर्ष 1921 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए प्रदान किया गया। इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना होता है। इसी कारण इसमें पानी लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। फलतः इसमें अधिक ऊष्मा होती है, यही कारण है कि जो प्रेशर कुकर है उसमें खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, या फिर अनंत बनेंगे? तो ये बनेंगे ऑप्शन नंबर डी, अनंत। कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे, है ना। 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच यदि किसी प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है ना, यानी कि इन्फिनिटी होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है और इस तरह यह क्रम चलता रहता है।
अगला है हरित क्रांति संबंधित है मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या फिर तिलहन उत्पादन से। तो किससे संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर सी, गेहूं उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत ये हुई थी 1960 के दशक से हुई थी। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो वह हैं MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति एक पैकेज कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले बीजों को उर्वरक एवं सिंचाई के माध्यम से पोषण दिया गया तथा कीटनाशकों के माध्यम से इसे संरक्षित किया गया। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगला है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तांबा या फिर चांदी। तो कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को या फिर पौधों के ताप को। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन को। तो सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन को नापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। एक है पाइरेनोमीटर और दूसरा है पायरहेलियोमीटर। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री तापक्रम है। तो कितना होगा? तो देखो इसमें ये सॉल्व करके दिया है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0, 15, 25 या फिर 50। तो कितनी मिलती है? ये मिलती है ऑप्शन नंबर ए, 0। पानी कैलोरी मुक्त आहार होता है, अतः एक गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 होती है। नेक्स्ट है 64। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण या फिर सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। तो जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो वह उस कण के आर पार निकल जाता है अथवा उसके द्वारा परावर्तित या बिखरा दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश का लाल रंग बिना अधिक प्रकीर्ण हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, परंतु बैंगनी, जामुनी, नीला आदि रंग हवा में मौजूद अणुओं द्वारा प्रकीर्णन कर दिया जाता है। हवा के कणों द्वारा प्रकाश के नीले रंग के सर्वाधिक प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है नैनो प्लग संबंधित है एक छोटी बुलेट से, एक छोटे सुनने के यंत्र से, एक छोटे रॉकेट लॉन्चर से या उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो नैनो प्लग ये क्या होता है? ये है एक छोटे सुनने के यंत्र से। तो नैनो प्लग एक अत्यंत छोटा सुनने का यंत्र है। इसका आकार इतना छोटा है कि ये आसानी से नज़र भी नहीं आता। साथ ही उपयोगकर्ता को सुनने की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोग्राम किया जा सकता है। तो इसमें जो राइट है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है अवतल होता है। तो दंत विशेषज्ञ चिकित्सक नतोदर्शी से ये अवतल दर्पण या इसे कॉन्केव मिरर कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित व्यक्ति वस्तु को स्पष्ट रूप से, नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से या फिर ना ही नज़दीक की और ना ही दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। तो जो मायोपिया वाला व्यक्ति है ये नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। इसे पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं वह उसको धुंधली नज़र आती हैं। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर ए। अगला है
निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या फिर द्रव तापमापी? तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, विकिरण तापमापी। तो पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च ताप की माप की जाती है। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। तो इसमें जो राइट है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो ये करती है ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला एक उपकरण है। अगला है प्रश्न, वायु की गति निम्नलिखित द्वारा नापी जाती है? बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से या फिर हाइड्रोमीटर से या फिर विंड वैन से? तो ये नापी जाती है वायु की गति, ये नापी जाती है एनीमोमीटर से। तो एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं और जो हाइड्रोमीटर है ये जल के घनत्व के मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, मानव की सामान्य स्वस्थ आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर? तो ये मानी जाती है ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। तो नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, तो नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य आँख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर है। अगला है बिग बैंग सिद्धांत के उद्भव की व्याख्या करता है? तो स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड या फिर महासागर? तो ये करता है ब्रह्मांड। महाविस्फोटक सिद्धांत या इसे बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आकाशगंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंथियर ने वर्ष 1927 में किया था, जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल द्वारा बिग बैंग नाम दिया गया। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने वर्ष 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। वह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से 15 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु में आकस्मिक महाविस्फोट हुआ, जिसे ब्रह्मांड विस्फोट या फिर बिग बैंग की उपमा दी गई। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला है वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर विकिरण ऊर्जा? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। तो बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें जो राइट है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, विशिष्ट सापेक्षिकता सिद्धांत के लिए या फिर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए? तो ये किसके लिए किया गया? ये किया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 1921 का नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज के लिए दिया गया था। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। पहले 2015 में ये प्रश्न बना, अब ये 2016 में भी यही प्रश्न बना था। नेक्स्ट है एक सुरंग में 100 बार क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी तो कितनी होगी? 1 यूनिट होगी या फिर 2 यूनिट होगी, 10 यूनिट होगी या फिर 20 यूनिट होगी? तो देखो इसमें ये सॉल्व दिया गया है, तो आप इसमें से यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर दिया गया है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा 10 यूनिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक
असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, उसका घनत्व नहीं बदलेगा, सांद्रता नहीं बदलेगी या फिर आयतन नहीं बदलेगा। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, आयतन। तो यदि 100 ग्राम चीनी को हम आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो जो चीनी है वह पानी में घुली रहेगी तथा इसमें और चीनी घुलने की संभावना रहेगी क्योंकि विलयन असंतृप्त है। इस प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता व घनत्व बढ़ जाएगा परंतु आयतन नहीं बदलेगा। तो इसमें नोट करके दिया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रिका में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। मोबाइल चार्जर होता है एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर या एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो जो मोबाइल चार्जर है वह होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो मोबाइल फ़ोन चार्जर में अपचाई यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज को घटाने का काम करता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण या फिर प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो किसके कारण चमकता है? ये चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाहट के साथ चमकता है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.42 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं या फिर वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही इसमें जो दिए गए हैं वह बिल्कुल सही है। तो बरसात में रेडियो तरंगें वर्षा की बूंदों से टकराकर आंशिक रूप से या पूर्णतः ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और बूंदों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करने में भी सक्षम होती है। अतः इन कारणों से बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वर्षा के समय रेडियो सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं जिन्हें छोटे डिश एंटीना ग्रहण नहीं कर पाते। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका आविष्कार विल्हेम रॉन्स्टैन द्वारा किया गया? रेडियो, एक्सरे मशीन, बिजली का बल्ब या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये किया गया एक्सरे मशीन का। तो जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम रॉन्टजेन को एक्सरे मशीन के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो भौतिकी का पहला नोबेल इसी आविष्कार हेतु रॉन्टजेन को दिया गया था। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर एक्स किरणें? तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण का, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन या पराध्वनिक तरंग? तो किसका होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का। तो दिए गए विकल्पों में प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होगा। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश तरंग निर्वात से होकर गुजर सकती हैं परंतु जो ध्वनि तरंगें हैं वह ऐसा नहीं कर पाती। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है और प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में ही होती है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा तो निर्वात में होगा, वायु में होगा, जल में होगा या फिर इस्पात में होगा? तो ये होगा इस्पात में। तो ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें
होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रवों में तीव्र गति से और जो ठोस में उसमें तीव्रतम गति से गमन करती है। तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन कर सकती। स्पष्ट है कि ध्वनि का वेग इस्पात में अधिकतम होगा। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर डी। अगला है, आइंस्टीन को निम्न में से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, या फिर ब्राउनियन गति के सिद्धांत के लिए? तो ये किसके लिए दिया गया था? ये दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, है ना। तो 1879 में जर्मनी में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है। इस कार्य के लिए इन्हें वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो इसमें जो राइट है यह ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, विसरण या फिर विकिरण। तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना तरलावस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अथवा वाष्प बिना तरलावस्था में आए ही सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहा जाता है, जैसे कि कपूर, नैफ्थलीन ये इत्यादि। नेक्स्ट है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या फिर अपवर्तन। तो कौन सा इसमें सही? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, श्याम विवर होता है हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक, सूर्य पर एक धब्बा, अंटार्कटिका की एक जगह या फिर सिमट गया तारा। तो श्याम विवर क्या होता है? तो ये होता ऑप्शन नंबर डी, सिमट गया तारा। तो श्याम विवर यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। ब्लैक होल ये अत्यधिक घनत्व तथा द्रव्यमान वाले ऐसे पिंड होते हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि उससे प्रकाश किरणों का भी बच पाना असंभव होता है। चूंकि ब्लैक होल प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए यह अदृश्य बना रहता है। जब कोई तारा विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है तो उसका बाहरी हिस्सा फैलता है, वह ठंडा होता है और उसकी चमक कम हो जाती है। इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? रक्त दानव कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सुपर रक्त दानव कहा जाता है। इस अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोटक के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं कृष्ण वामन, न्यूट्रॉन स्टार एवं श्याम विवर में से कोई एक प्राप्त करता है। ठीक है, या तो वो कृष्ण वामन प्राप्त करेगा यानी कि ब्लैक ड्वार्फ हो जाएगा, या फिर एक तरह से वो ब्लैक होल बन जाएगा। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। और इसमें एक और बात ये तो बता ही दिया था पहले वाले क्वेश्चन में कि भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और इसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे यानी कि न्यूट्रॉन स्टार या श्याम विवर ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए, त्रिज्या बढ़ जाती है। साबुन के बुलबुले को आवेशित किए जाने पर इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी क्योंकि आवेशित कणों को साबुन के बुलबुले पर समान रूप से वितरित
किए जाने पर उन्हें विद्युत स्थैतिकी बल के कारण एक आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। अगला है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो संचालन, संवहन एवं विकिरण, ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो थर्मस फ्लास्क में दो परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण संचालन, संवहन एवं विकिरण की क्रिया से ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल का, पानी का, सौर सेल का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फायर अलार्म इसमें किया जाता है, फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। तो फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक तकनीकी अनुप्रयोग है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्टेड कर देता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। तो ये 2020 का प्रश्न है, इसमें बस एक ही प्रश्न आया था 2020 में भौतिक विज्ञान से, है ना। अगला है, ये है 2021 के प्रश्न, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जैना कांच या फिर क्रुक्स कांच? तो ये काटता है ऑप्शन नंबर डी, क्रुक्स कांच। तो क्रुक्स कांच एक विशेष प्रकार का कांच होता है जिसमें सेरियम ऑक्साइड होता है और यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को काटने में सक्षम होता है। इस प्रकार धूप का चश्मा बनाने के लिए इसी कांच का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो इसमें हमें कूट दिए गए हैं, बताना है इसमें कि कौन सा सही दिया गया है। तो इसमें जो सही है वह हो जाएगा केवल फर्स्ट वाला, इसमें राइट आंसर होगा। किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक ये होता है जूल या कूलाम होता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आ जाते हैं हमारे 2022 के प्रश्न। तो इसमें दिया है, अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सूची 1 दी है और सूची 2, तो एक तरफ दिए गए हैं क्षेत्र और दूसरी तरफ उनकी अनुमति योग्य शोर स्तर। तो जो सबसे पहले है ये है आवासीय क्षेत्र। तो आवासीय क्षेत्र ये हो जाएगा 55 dB। दूसरा है शांत क्षेत्र, ये हो जाएगा 50 dB। औद्योगिक क्षेत्र ये हो जाएगा 70 dB और व्यापारिक क्षेत्र ये हो जाएगा 65 dB। तो इसमें जो सही है, जो सही आंसर है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, है ना। अगला है, ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? फुलरीन है, हीरा है, कोयला है या फिर ग्रेफाइट है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। निम्न तापमान एवं दाब पर कार्बन का सबसे स्थिर रूप ये होता है ग्रेफाइट होता है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ हमें मात्रा दी गई है, दूसरी तरफ उनकी एसआई मात्रक दी गई है। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले ये दिया है लेंस की क्षमता, तो ये डायोप्टर, ये ठीक है। दबाव, दाब का ये पास्कल है, ये भी सही है ना। फिर दिया है ऊष्मा, तो ये जूल है, ये भी सही है। लेकिन जो इसमें सी ऑप्शन है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, ये क्यूरी, ये इसमें गलत है ना। तो हमसे नहीं पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय में अपक्षय होने वाले नाविकों की संख्या से है। एसआई प्रणाली में इसकी इकाई वैक्यूरेल है। क्यूरी इसका पुराना एवं गैर एसआई मात्रक है। स्पष्ट है कि युग्म सी सुमेलित नहीं है और सभी बाकी सही सुमेलित दिए गए हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? भाप इंजन में, डीजल इंजन में, दोनों डीजल तथा पेट्रोल इंजन में, या फिर पेट्रोल इंजन में? तो ये किसमें किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल इंजन में। तो कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन में प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण है। इसका कार्य ईंधन के उचित दहन यानी कि प्रॉपर बर्न के लिए वायु को ईंधन के साथ मिश्रित करना है। कार्बोरेटर केवल पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होता है। तो इसमें जो सही दिया गया है ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें आज हमने जितने भी भौतिक विज्ञान से बने जितने भी प्रश्न हैं 2015 से 2022 तक जितने भी प्रश्न बने थे वह सब आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अब जो अगली वीडियो आएगी वह रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों में जितने प्रश्न बने हैं वह सभी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर जो नेक्स्ट आएगी वह हमने पर्यावरण वीडियो ली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।